बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उस रोज़ आसमान पिघली हुई धात की मानिंद होगा और पहाड़ रंग बिरंगी ऊन की तरह हो जाएंगे और कोई जिगरी दोस्त किसी जिगरी दोस्त का हाल ना पूछेगा। दिखाई देंगे एक दूसरे को। हर मुजरिम तमन्ना करेगा कि काश बतौर फिदिया दे सकता। आज के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने ख़ानदान को जो हर मुश्किल में उसे पनाह देता था। सूरा अल मारिज की आयात 7 से 13 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझकर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज जुमअतुल मुबारक है, 19 जमादी उस्सानी 1433 हिजरी, 11 मई सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं मोहतरम जनाब सईद आसिफ साहब, डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाए वक्त, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद। कैसे मिजाज हैं जी? अल्लाह का करम। आपकी इजाज़त से हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे और लीड स्टोरी जिससे पूरी कौम परेशान है नाज़रीन, वो मसला हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे। लोड शेडिंग के खिलाफ पंजाब भर में मुजाहरे, तोड़ फोड़, आतिशजनी, अरकान असम्बली तहमीना दौलताना, असगर जट, ताहिर इकबाल के दफातर जला दिए गए। लाहौर के बड़े मुजाहरे में वज़ीर आला पंजाब भी शरीक। पंजाब की बिजली बंद करना जरदारी और वफाक की साजिश है। बहाल ना की तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। शहबाज शरीफ, कई शहरों में भी हड़ताल जारी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं, इस हवाले से भी खबर मुलाहिजा फरमा लीजिए। वफाकी वज़ीर बराए पानी और बिजली की सरजनिश की गई है। जरदारी ने लोड शेडिंग से रिलीफ के लिए हुकाम को 24 घंटे की मोहलत दे दी। गैर एलानिया लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर रोज आगाह रखने की हिदायत। जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। गैर एलानी लोड शेडिंग 24 घंटे में कम हो जाएगी। मौजूदा वजीर लोड शेडिंग वफाकी वजीर नवीद कमर साहब का ये ऐलान है और इस पर हम बात करना चाहेंगे मोहतरम सईद आसिफ साहब से। सईद साहब, अब तो लोगों की नींदें भी हराम हो चुकी हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम ऐसा लगता है कि नफ्सियाती मरीज बन चुकी है। ना उनको पानी मिलता है, ना बिजली मिलती है और कीमतों की भरमार है, हर तरफ महंगाई है। किस तरफ जा रही है ये सूरत हाल? देखिए, अभी आपने पढ़ा ये नवीद कमर साहब का कि गैर एलानिया लोड शेडिंग 24 घंटे में कम हो जाएगी। ये क्या मैसेज है, मेरे ख्याल समझ जाना चाहिए हमें। लोड शेडिंग कम नहीं होगी, गैर एलानिया लोड शेडिंग कम होगी। यानी अब हम आपको दिखाकर जूते मारेंगे, पीछे छुपा कर नहीं मारेंगे। लोड शेडिंग करेंगे पूरे तड़ल्ले के साथ, ऐलान करके करेंगे लोड शेडिंग। तो पहले भी ज़ाहिर है कौम का जीना तो पहले ही दोबर हुआ है और इनकी, मैं तो ये कहता हूँ कि ये बेतदबीरियाँ हैं, नाकस हिकमत अमली है इनकी, वरना कोई ऐसी बात नहीं। जितने वसाइल हमारे मुल्क में हैं और उन वसाइल से जितनी हम बिजली पैदा कर सकते हैं, मेरा ख्याल है हमारी आने वाली 7-8 नस्लें जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकती है उस बिजली से, लेकिन ये उस तरफ आते ही नहीं। सही। अभी देखिए हमारे पास यानी कुदरत के कितने ज़ख़ीरे हैं, कितने वसाइल कुदरत ने मुहैया किए हैं हमें। कोयले की से ज़रखेज़ है, तेल से माला माल है हमारी सरज़मीन, फिर जो कीमती धातें इस धरती पर मौजूद है, इन सब को बरूए कार ला के हम अपने वसाइल खुद जनरेट कर सकते हैं तवानाई के। बिल्कुल सही। और इसमें अगर लैकनेस है हुक्मरान तबके की तरफ से तो उसके पीछे भी ज़ाहिर है कोई हिकमत अमली है, कोई स्ट्रेटजी, कोई सोच है, और सोच है वो लूट मार की। सही। जहाँ से उन्हें लूट मार का कोई दरवाज़ा नज़र आता है तो वो उधर छलांग लगाते हैं। जो दरवाज़ा, जो खिड़की अवाम की फलाह बहबूद के लिए मौजूद है, ठीक, उस तरफ वो नहीं। सही। सब नादहिंदा कौन है? बड़े बड़े इश्तिहारात भी छपाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि बिजली के बिल अदा करें। आवाम तो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, डबल ट्रिपल अदा कर रहे हैं। बताइएगा कि नादहिंदा कौन है? और जरदारी साहब ने जो सरजनिश की है, क्या जरदारी साहब की अगर ऐवान की 14 घंटे लाइट बंद कर दी जाए, वज़ीर आज़म के महल की 14 घंटे लाइट बंद कर दी जाए, उन पर क्या गुजरेगी? फिर भी वो सरजनिश करेंगे, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? ये तो आवाम का मामला है। 14 घंटे की बात करते हैं, ये 4 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इतने नाजुक मिजाज लोग हैं, मिजाज शाह। तो इनकी क्यों नहीं बंद की जाती 14-14 घंटे लाइट? इस पर भी आवाम का सवाल पूछने वाला है। कौन बंद करेगा? बटन तो इनके अपने हाथ में है। कौम की, यानी कि कौम को मारने का बटन इनके हाथ में है और अपने आप को जिंदा रखने का
अपने आप को यानी कि फूलने फलने का अपने और अपने ख़ानदानों को आगे ले जाने का जो बटन है वो इनके अपने हाथ में। मौजूदा बहरान आप समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से पैदा हुआ है, वरना सलाहियत मौजूद है IPPs में, पैसे क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट? जाहिर है, जिस आपने कहा कि करप्शन मौजूद है, करप्शन ही की वजह से तो सारी खराबियां पैदा हो रही है ना। अगर ये IPP, अब मैं तो ये कहता हूँ कि IPPs के बखेड़े पे पड़ना ही नहीं चाहिए था। हमारे पास इतने वसाइल है, पानी, अगर हमने डैम बनाए होते, कालाबाग डैम बनाया होता, उसके बाद दूसरे डैमों की बुनियाद रखी होती, तो हमें बिजली के इस क्राइसिस का सामना ही ना करना पड़ता। इसी तरह हमने अगर कोयले को, हमारे थरकोल जो है उसको बुरुएकार हम ला के हमने बिजली जनरेट की होती, तो मेरा ख्याल है हमें कभी इस क्राइसिस का सामना न करना पड़ता। अब इसमें जो ये थर्मल बिजली का जो इंतखाब करते हैं उसके पीछे यही होता है कि इसमें कमीशन मिलते हैं, किक बैक्स होते हैं, उनकी खातर ये जो बैरूनी पावर कंपनियां हैं उनसे मुआहदे करते हैं। और फिर ये रेंटल पावर प्लांट का आपने देख ही लिया, जो सुप्रीम कोर्ट में जो तमाशा लगा, फैसल साले हयात खुद जो मिनिस्टर हैं वो केस लेकर गए। तो इसमें मेरा ख्याल इस्लाह जो है, इस्लाह जो मकसूद है वो हुक्मरान तबकात की ही इस्लाह मकसूद है। इसमें वज़ीर आला पंजाब जो कह रहे हैं कि बिजली जो पंजाब की बंद की गई, जरदारी साहब और वफाक की साजिश अगर बहाल ना की गई तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, इस बयान की कितनी अहमियत है? ये सियासत की हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पंजाब अगर यानी कि एक फिक्रमंदी है, दर्दमंदी है, डेफिनेट है, मे भी पंजाब में ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही हो दूसरे सूबों से। इसलिए अब मैं तो ये कहता हूँ कि इन्हें खुद तवज्जो देनी चाहिए। अब सूबों के पास इख्तियारात आ गए हैं, यानी कि अब तवानाई खुद पैदा कर सकते हैं सूबे, बिल्कुल ठीक। तो उस इख्तियार को आप रुएकार लाएं। जितने आपके पास वसाइल हैं, छोटे छोटे आप पन बिजली के यूनिट लगाएं, छोटे डैम भी आप बना सकते हैं, कोयले को इस्तेमाल करके आप बिजली जनरेट कर सकते हैं, गन्ने का फोग है, ये भी कई तजावीज़ ऐसी हैं। इसमें पंजाब खुद कफील हो सकता है बिजली में। मेरा ख्याल है एहतिजाज की बजाय ये रास्ता, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव रास्ता आप इख्तियार करें, खुद बिजली पैदा करने की तरफ कदम बढ़ाए, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि ये ठीक है सियासत तो अपनी जगह पे है, एहतिजाज करे, एहतिजाज करना भी आपका हक है, लेकिन आप देखिए इसमें जो कल मुल्क भर में जिस अंदाज में, जिस अग्रेसिव मूड के साथ मुजाहरे हुए, सड़कों पर निकले और तोड़ फोड़ किए, अरकान असम्बली के अब दफातर महफूज नहीं है, तो फिर आप समझते हैं कि दीगर ऐवान है इस्लामाबाद के वो महफूज रह सकें। मेरा ख्याल है ये इन्हें इसको ज़ुबान खल को नकारा खुदा समझना चाहिए। और अवाम अगर इस तरह यानी कि तंग आमद बजंग आमद की नौबत ला चुके हैं, तो मेरा ख्याल है फिर हुक्मरानों को अपने महल्लात में महफूज बैठे रहने की सोच जो है उसको तर्क कर देना हुक्मरान महफूज नहीं बैठे हुए। गिलानी साहब बरतानिया के दौरे पर वो तो जिक्र कर लेते हैं कि वो सैर सपाटे कर रहे हैं, लेकिन उन पर इल्ज़ामात भी हैं, लेकिन मुजरिम होने के बावजूद भी वो बरतानिया के दौरे पर हैं। बाहमी तिजारत 2.5 अरब पाउंड तक ले जाएगी। पाकिस्तान और बरतानिया मजबूत शराकतदारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात कायम करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। और गिलानी साहब ये भी कहते हैं कि सब कुछ आइन के मुताबिक किया, स्पीकर ने नाअहल करार दिया तो ओहदा छोड़ दूंगा। अमरीका के पास हाफिज सईद के खिलाफ अल-ज़वाहिरी की मौजूदगी के सबूत हैं तो फराहम करे। ड्रोन हमले गैर कानूनी हैं। फिर नेटो सप्लाई के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं कि नेटो सप्लाई बहाली तक पाकिस्तान से अशिया खिदमात लेने पर पाबंदी। अमरीकी हमारे नुमाइंदगान की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बिल मंजूर। पाकिस्तानी खदमात का मुआवजा भी रोका जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ फंड से पाकिस्तान को रकम देने के मुतालिक पेनेटा के इख्तियारात में कमी की जाएगी। और एक और खबर अमरीका के हवाले से ही है कि पाकिस्तान नेटो सप्लाई बहाल कर दे, $1 अरब देने पर तैयार हैं अमरीका। पेशकश कबूल ना की तो आइंदा बजट बनाना मुश्किल हो जाएगा, ये कहना है हफीज शेख साहब का। और पाकिस्तान नेटो की सप्लाई बहाल कर दे, अमरीका से मामला तय कर लिए जाए। बरतानिया ने भी पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है। और गिलानी साहब का जो मुतनाज़ा दौरा है, इसके हवाले से भी कुछ हमें ज़रा बताइएगा कि जो डायलॉग्स किए जा रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, क्या ये लीगल हैं? इनकी कानूनी हैसियत मुस्तकबिल में क्या होगी? ये तो ज़ाहिर है, ये सवाल तो उठता रहेगा। वो गालिब ने कहा था कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इधर तो शर्म वाली कोई चीज़ है ही नहीं। वो तो इन्होंने कान लपेटे हुए हैं, आंखें बंद की हुई हैं। कोई कानून का एहतराम नहीं, कोई आइन का एहतराम नहीं, कोई अदलिया की पासदारी नहीं, सिर्फ अपनी मनमानियाँ, अपने ये जो है अपने
लॉलेसनेस का जो तरीक़ेकार है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और गिलानी साहब, मेरा ख्याल है ये सबसे अलमिया, मैं तो ये कहता हूँ कि तारीख़ का, हमारे मुल्क की तारीख़ का ये सबसे बड़ा अलमिया है, जो डिस्क्वालीफाई होने के बाद गिलानी साहब बैरूनी दौरे पर गए हैं। इससे कोई अच्छा आलमी बरादरी में अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा। और ये जो मुआहदे कर रहे हैं, यकीनन सवाल उठेगा कि इन मुआहदों की क्या कानूनी हैसियत है, ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो और वैसे भी देखें, करोड़ों रुपए आप लगा रहे हैं अपने इस दौरे पे, कोई 72 रुकनी वफद है मेरा ख्याल है, इससे भी ज़ायद होगा। तो डेली जो इनके, मेरा ख्याल के करोड़ सवा करोड़ रुपए का तो डेली खर्चा इनका गिलानी साहब का अपना है वहाँ। तो यही आप देखें कि आप कौमी ख़जाने को इतना बट्टा लगा के आप वहाँ, यानी आप देखिए कि आपके पीछे जो कौम है आपकी, वो किस कर्ब में मुब्तला है। ना रोटी है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोज़गार है, ना अच्छा माहौल है रहने के लिए, ना सेहत, ना तालीम, कुछ भी नहीं यहाँ। तो आप क्या क्रेडिट अपने खाते में, क्या क्रेडिट डालकर मुल्क के बाहर जा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप वहाँ। और कल ये डाउनिंग स्ट्रीट में, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तशरीफ ले गए वो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, रहायशगाह। तो मेरा ख्याल है उनकी रहायशगाह देखकर भी मैं थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म का मुजाहरा करना चाहिए कि वो इतने बड़े मुल्क के, जो यानी कि एक जिसके अंदर से कई मुमालक निकले, कई रियासतें निकली, उनका तर्ज़े ज़िंदगी कैसा है, लाइफस्टाइल क्या है, किस अंदाज में रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, और आप किस अंदाज में, किस शाहाना माहौल में ज़िंदगी बसर करते हैं। इन मामलों में हम ना अमेरिका को फॉलो करते हैं, ना बरतानिया को फॉलो करते हैं। और मेरा ख्याल है लोगों को पता ही होगा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की जो रिहायशगाह है वो 2 बेडरूम की है। जिस तरह हमारे फ्लैट नहीं होते, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की रिहायशगाह है। और उसमें भी देखिए कि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ होते हैं, जब यानी ओहदे से हटते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते, अपना सामान पैक करते हैं और वापस चले जाते हैं अपनी रहायशगाह, अपनी रहायशगाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसी कौमें इसी तरह जो यहाँ तो ऐसा लगता है कि मजे लग गए हैं। एक बहुत खूबसूरत महल है जिसके हमारे वज़ीर-ए-आज़म का नाम दिया जाता है, और वो दुनिया के बेहतरीन महलात में से है, वहाँ से जाने को जी नहीं करता गिलानी साहब का। सही बात है, सही बात है। ये तो है ना। अब जिस तरह यानी कि एक इन्हें ज़हन में एक बैठा लिया इन्होंने कि इतना जो लाइफस्टाइल जो इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, ये इससे बाहर निकलेंगे तो कैसे जिंदगी बसर होगी। मुल्तान जाएंगे तो वहाँ तो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। खौफ आता है आने मुस्तकबिल की जो लाइफ है, पता नहीं घर जाना है या घर या जेल जाना है, ये भी तो अब है ना कि कहाँ जाना है उन्होंने। ठीक है, ये तो एक आधे सेकंड, आधे मिनट की सजा इन्होंने भुगत ली, लेकिन और कई मामला थे इनके बेटों के। आप देखें मामला, पूरी फैमिली के मामला जिस तरह अटे हुए हैं इनका, तो यानी कि जिस्म का अंग अंग जो है वो करप्शन की दलदल में फंसा हुआ है। तो जाहिर है ये मामला जब ये नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर, अब तो ये भी, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, आप समझते हैं कि उस वक्त इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होना चाहिए, इनके बेटों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होना चाहिए, तमाम जो काबीना उनका नाम एग्जिट कंट्रोल पे लिस्ट होना चाहिए, ताकि इनका एहतसाब हो सके। अभी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ये इस काबिल नहीं है कि ये नुमाइंदगी करें मुल्क से बाहर जाकर इस हमारे पाकिस्तान की। राइट। जो स्टिग्मा इनके दामन पे लगा हुआ है इस वक्त, और जो दास्तानें करप्शनों की इनकी फैमिली की मंजर आम पे आ चुकी हैं, पूरी दुनिया उससे आगाह है। ये उन दास्तानों को की चादर ओढ़ के आप बाहर जाएंगे तो जाहिर है उसका ताफुन जो है वो हमारे मुल्क के लिए कोई बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम कामयाबी हासिल की, एक तजुर्बा किया पाकिस्तान ने मिसाइल का। पाकिस्तान ने एटमी मिसाइल हतफ 3 गजनवी का कामयाब तजुर्बा कर लिया। तजुर्बा स्ट्रेटेजिक फोर्स की सालाना मशकों के दौरान किया गया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद। मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जनरल खालिद शमीम वाई। और ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। दूसरा, बरतानिया के साथ जो एग्रीमेंट किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान का दुश्मन तो सबके सामने है, भारत, जिसने आज तक हमें तस्लीम नहीं किया, हमारा अज़ली दुश्मन है। दूसरी जानिब अमेरिका भी हमारा अज़ली दुश्मन ही है, इसराइल की तरह वो भी हमारा अज़ली दुश्मन है। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ स्टिक एंड कैरेट का फार्मूला से सब आजमाया जा रहा है। पेशकश की गई है $1 अरब ले लें, नेटो सप्लाई खोल दें। मेरा ख्याल इससे बड़ी बेहमीती और कोई नहीं होगी।
अब देखिए अगर इन्होंने ये तकिया किया हुआ है कि हमें $1 अरब मिलेगा तो नेटो सप्लाई खोलने की वजह तो हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी, हमें बजट में हमें सहूलत मिल जाएगी, तो ये तो तिनकों का सहारा है। बिल फर्ज माल ये इशू ना खड़ा हुआ होता, नेटो सप्लाई चल रही होती, तो फिर आप कहाँ से लेते $1 अरब? इसलिए मेरा ख्याल है खुद देखना चाहिए कि आपके अपने मामलात क्या हैं, आपने गवर्नेंस कैसी बनाई हुई है, मईशत का क्या हाल किया हुआ है। अगर आप इस तरह यानी उम्मीदों पे पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब अमेरिका ने वादा किया, ये फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो वादे हुए पता नहीं $9-10 अरब के, तो उसकी बेस पे इन्होंने एक एस्टिमेटेड बजट बना लिए। 2 बजट इनके नाकाम हुए इस वजह से कि वहाँ से इमदाद नहीं आई, इन्होंने जो मंसूबे बनाए हुए थे उस पर तकिया करके उस ग्रांट पे, तो वो अकारत हुए, तो सारा बोझ फिर अवाम पे पड़ा। अब यही मामला, ये अगर आप बजट इस 1 अरब की उम्मीद पे आप बजट उस्तवार कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये आपकी नाकामी ही नाकामी है। इसका बोझ भी फिर आप गरीब आवाम पर ही डालेंगे अल्टीमेटली। तो मेरा ख्याल है ये अपने वसाइल के अंदर रहते हुए अपनी चादर से बाहर पाँव नहीं निकालना चाहिए, जो है इस धरती पे उसी पर इन्हिसार करें। बजट के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। बजट आने वाला 5वां बजट है जी, और ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी ताउन करेंगे 5वां बजट देने में भी, लेकिन गो गिलानी गो तहरीक भी जारी रखेंगे। इस पर आपका अभी तक तो जाहिर है ताउन की फिजा चल रही है ना, ये सारे मामला जो है ये कोई ऐसे तो नहीं, सूबाई बजट भी तो उन्होंने मंजूर करवाना है और ये आखिरी मौका है, सबने पैसा हासिल करना है ताकि इलेक्शन कैंपेन भी आगे आने वाली है, उसके लिए भी कुछ पैसा चाहिए होगा। अभी देखिए ना, अभी ये जो सूबों वाला इशू है इस पे भी तो सारे इकट्ठे हो ही गए ना, जहाँ अपने मुफादात होते हैं, अपनी सियासत होती है, मुत्तफिका तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं। राइट सर, इस पर बात होगी। हमें एक ब्रेक के लिए जाना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी कॉल भी शामिल की जाएंगी। सईद आसिफ साहब से आप बात भी कर सकते हैं और ब्रेक से पहले आपसे हम इजाज़त चाहेंगे और आपकी कॉल्स के भी मुंतज़िर हैं। बैक टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल कर सकते हैं, मोहतरम सईद आसिफ साहब से बात भी कर सकते हैं। आपकी कॉल शामिल करने से पहले एक खबर मुस्लिम काफ के हवाले से शामिल कर लेते हैं कि सेनेट में लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाज किया गया है। लोड शेडिंग का यही हाल रहा तो हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकेंगे, काफ लीग का ये कहना है। किस मुँह से अवाम में जाएंगे, कामिल अली आगा। और सईद साहब आपकी जैसे हम पहले कुछ कॉलर शामिल कर ले। मुस्तफा साहब हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले ये बताएं कि आज आपकी लाइट है? जी, आज इत्तेफाक से लाइट इसलिए है कि ये इन्होंने ₹3 जो रेट बढ़ाए हैं उसका इन्होंने एक जवाब बनाया, एक ड्रामा किया है। ये धोखा और मजाक किया है कौम के साथ कि आपने मुसलसल लोड शेडिंग की, कल आपने ₹3 बढ़ा दिए और आज आप थोड़ी सी बिजली दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो ₹700 का बिल था पहले ही वो 3200 हो गया है, ₹3 बढ़ाने से 3200 था, अब तो ये कोई 4000। इन्होंने गरीबों को मार दिया हुआ है। और मुझे तो दुख ये होता है, अभी ये जो फिल्मी एक ड्रामा रचाया गया जी, फलाने वजीर की सरजनिश हुई, ये कौम के साथ मजाक और धोखा है। आप ये देखिए कि सब कुछ डबो के तबाह करके अब आप सरजनिशें कर रहे हैं। और ये चौधरी जिन्होंने इस हुकूमत को किलाबंदी करा दी, फोर्टिफाई किया, ये मुल्क दुश्मन, काला बाग दुश्मन, अरबों खरबों की ऑयल कमीशन का जो इत्तेहादी टोला, MQM भत्ताखोर कातिल, और उसके साथ थैंक यू वेरी मच मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने जज्बात का इज़हार किया। शाहिद साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम, ये डेविड कैमरून साहब ने जो फरमाया है कि पाकिस्तान के दोस्त हमारे दोस्त और पाकिस्तान के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने ये भी फरमाया कि वज़ीर आज़म गिलानी पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम कर रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान के अवाम ही बेहतर बता सकते हैं कि जरदारी और गिलानी जमहूरियत को मुस्तहकम कर रहे हैं या करप्शन और कुर्सी को मुस्तहकम कर रहे हैं। लेकिन जनाब कैमरून से ये जरूर कहना चाहते हैं कि इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे खुबा देख। ठीक, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, आपने कॉल की। एक सवाल एक बंदे ने पूछा, उसने कहा जी कि इतनी महंगाई है, मरने के लिए क्या सिर्फ गरीब ही रह गए, अमीर क्यों नहीं मरते? अमीर तो मर के भी मेरे ख्याल जिंदा रहना चाहते हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं। अब देखिए, जिस तरह मुस्तफा साहब ने एक ये काफ लीग के बारे में ये कहा,
मेरे ज़हन में थोड़ा सा पहले एक ऑप्टिमिस्टिक थी कि ये वाकई कामल अली आगा साहब बड़ी अंगड़ाई ले रहे हैं। कल भी इनका एक अच्छा स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि कोई लाजम मलजूम नहीं है कि गिलानी साहब ही रहे हैं, अब इन्हें लेकिन नमक की कान में ये भी नमक हो चुके हैं। वही मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आज जिस तरह फिर उन्होंने लोड शेडिंग के हवाले से कहा, मेरा ख्याल है मुस्तफा साहब ने जो बात की कि ये बाहर क्यों नहीं आ जाते, फिर निकल के अवाम में क्यों नहीं आते। तो यही असल बात है ना, ये जो अशराफिया क्लासेस हैं एक दूसरे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक दूसरे के साथ चिमटे रहते हैं, यही असल ख़राबी की वजह है। अगर सिस्टम की इस्लाह के लिए जिसके दिल में जो सोच है कोई इस्लाह की, कोई करना चाहता है, सही मानों में खलूस दिल के साथ अगर वो उस सोच को आगे लाकर अवाम की सफ़ों में आके स्ट्रगल करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम मसाइल की जो दलदल में इस तरह उलझे हुए साहब अगर अब काफिल बाहर आ गए तो मोनिस इलाही साहब फिर अंदर होंगे, ये भी तो मसला है। जाहिर साहब की कॉल भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइएगा। अच्छा शाम भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ लोड शेडिंग से मुताल्लिक कि ये जो आजकल जो लोड शेडिंग का अजाब अवाम पे जिस जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे जो है लोड शेडिंग भी बढ़ रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए, पैसे खाने के लिए, ये इनको पैसे पे नहीं करते कंपनीज को, और लोड शेडिंग का अजाब अवाम पे मुसलत कर लेते हैं। फिर एक इजलास कर लेते हैं अवाने सदर में कि सदर ने बड़ा सख्ती से नोटिस दिया, ये एक ड्रामेबाजी जो है ये कब तक ये चलेगी। और दूसरा मैं ये बात करना चाहता हूँ, इंडिया के एक धोखेबाज मुल्क है जो इसका हमेशा से हमारे साथ जो वतीरा यही है उसका कि पाकिस्तान को धोखे से अपने मफादात को हासिल करके और इनको किक करा देते हैं, और ये जरदारी जो है ये उनका पिट्ठू बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में जरा आप प्लीज जो है ना, ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट है मेहमान साहब से आपके कि इन्हें। थैंक यू वेरी मच जी। भारत के हवाले से अमन की भाषा के नाम पे जिस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है पाकिस्तान को, और आपने खुद अपने कॉलम में बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको एलैबोरेट किया कि डिवाइड एंड ये उसका एक लोगो था, यानी सरहदें खत्म, लकीरें खत्म और फायदा ही फायदा हासिल किया जाए, और दो कौमी नजरिए की भरपूर मुखालफत की गई। जी जी। अब देखे ना, इसमें अफसोसनाक बात क्या है कि किस तरह ट्रैप किस तरह हो रहा है हमारे। इवन मैं कल एक प्रोग्राम में था तो उसमें भी यही एक बात एजिटेट हो रही थी कि हमारा मीडिया की जो जिम्मेदारी है इस नाजुक सूरत हाल में क्या वो अदा हो रही है या नहीं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मीडिया खुद ट्रैप हो रहा है इस पर। अब ये जो अमन की आशा का जो ड्रामा रचाया गया ये भी तो एक हमारे मीडिया के एक सेक्शन की तरफ से हुआ ना जी। तो ये देखना चाहिए कि जहाँ मुल्क के मुफादात पर जद पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे हर जगह पे चाहे मीडिया है वहाँ पे भी पैसा ही को मुफाद बना लिया गया है। मुल्क जाए भाड़ में, पैसा सबसे पहले होना चाहिए। अब ज़ाहिर है इंडिया जो है उसका तो एक मिशन जो है वो तो शुरू दिन से लगा हुआ है हमें डिस्टेबलाइज करने में। तो जो लोग अब उसके साथ हम आहंग होकर एक राग लापते हैं अमन की आशा का, तो वो दर हकीकत उसका जो काज है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का उसको प्रमोट करता है। और उस वक्त और ज्यादा अफसोस हुआ जब वज़ीर आला पंजाब ये नारा लगाया कि इंडिया जिंदाबाद पाकिस्तान में। इंतहाई अफसोस का हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। तो अब उनको ये बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि वो अपनी जमात के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का लफ्ज लगाएं, सिर्फ नून लीग लगाना चाहिए। उनका मुहासबा होना चाहिए इस बयान पर, तो कम से कम उनका मुहासबा विद इन पार्टी भी होना चाहिए, अवाम में भी उनका मुहासबा होना चाहिए। और ये भी उन्होंने दो कौमी नजरिए की मुखालफत की है, ये नारा लगाकर पाकिस्तान की मुल्क खुदादाद है, ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुशक्क़तों से, बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से ये हासिल हुआ है। ये जाती उम्रा नहीं है, आप इसको जाती उम्रा ना समझे, वहाँ ये ना समझे कि अब अभी तक हम वहीं बैठे हुए और आप ये भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस मुल्क की सालमियत का जो तकाजा है, अगर वो आप नहीं निभाएंगे मुस्लिम लीग के लीडर की हैसियत से, तो आप रांदा दरगाह हो जाएंगे। तकसीम की कहानियां तो उन्होंने अपने अब्बा जी से भी सुनी होंगी, बुजुर्गों से भी सुनी होगी, जैसे हमने सुनी है। और उसमें जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, जितनी गर्दनें कटवाई हैं, उसके बाद अगर हमारे हुक्मरान पाकिस्तानी सरजमीन पर खड़े होकर भारत के हक में उसकी जिंदाबाद के नारा लगाएंगे तो फिर हमें ही शर्म आती है, शायद किसी और को नहीं आती। आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ हाजी बशीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। आपका प्रोग्राम देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि शहबाज शरीफ तो रोड पे निकले कल नारा लगाने के लिए, तो इमरान साहब छपते हैं। बात ये है कि पाकिस्तान में एक आदमी हुकूमत नहीं बना सकता, ख्वाह पीपी बनाए, एमपी बनाए या नून लीग बनाए। पाकिस्तान में कम से कम मिलकर आती हुकूमत बनेगी। मियाँ साहब को और इमरान साहब को आपस की दुश्मनी लगा रहे हैं, अवाम को खराब कर रहे हैं। ये आपस में एक होंगे तो पीपल्स पार्टी से बचेंगे, नहीं तो आने वाले भी खुदा की कसम हुकूमत ये गद्दार लोग बनाएंगे तो फिर नवाज शरीफ भी देखता रहेगा तो इमरान भी बीन बाजा बजाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच हाजी साहब, आपने आज़ाद कश्मीर से कॉल की। फारूक साहब भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। जी मैं शॉर्टकट बात करना चाहूँगा। गुजरात से महर फारूक बात कर रहा हूँ कि चौधरी शुजात साहब ने जो फार्मूला था बिजली का दिया था, तीनों सूबों के वज़ीर आला मान गए, सिर्फ पंजाब के वज़ीर आला मान रहे, सियासत की नजर कर दिया। और दूसरा ये है कि पीपल पार्टी तो इत्तेहादियों को भी गंदा कर रही है, सारा अपना बिजली का नजला जो है इत्तेहादियों पर गिरा। गुजरात में जो सी है 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है कि शबाशी साहब से, आप भी तीनों वज़ीर आला मान गए, तो आप भी मान जाए, हुकूमत कम से कम ये महकमे के बिल तो अदा हो सके। फारूक साहब थैंक यू वेरी मच। पहले कॉलर थे आज़ाद कश्मीर से और 3 जमातों का जिक्र किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी इत्तेहादी जमातें। जब भी भारत से दोस्ती की बात करती हैं, दोस्ती के हक में बात करते हैं, लेकिन कश्मीर के मसले के हल के लिए बात नहीं करते। और भारत जो कि पाकिस्तान को बंजर बनाने की साजिश कर रहा है उसकी बात नहीं करते। आलू टमाटर और प्याज की तिजारत होने दो और पाकिस्तान को बंजर बनने दो। इसमें जाहिर है जब ये बदकिस्मती है, अगर हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान ताजर क्लास में से आएंगे तो वो अपने मुफादात को देखेंगे। उनका मुफाद जो है अपनी तजारत को फ़रोग देना, अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग देना, वो उस हवाले से देखते हैं कि अगर हमारे ताल्लुकात फ़लाँ मुल्क से अच्छे हो जाएं तो हमारी जो हम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी चीज़ें, वो उसमें आसानी हो जाएगी। तो इसमें जब ज़ाती मुफाद हावी हो जाए तो फिर कौमी मुफाद जो है वो पसे पुश चला जाता है। तो ये हमारा अलमिया है। इस वक्त बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान तबकात की अक्सरियत जो है वो ताजर तबकात की है, वो सनतकारों की है। तो मेरा ख्याल है ये अवाम को अब फैसला करना चाहिए। ये आज़ाद कश्मीर के मोहतरम कॉलर ने जिस तरह कहा कि ये अलाइंस करके कोई जान छुड़ा ले पीपल्स पार्टी से, मेरा ख्याल है ये फार्मूला तो इसे तो मुस्तरद हो जाना चाहिए, इस फार्मूले को। ये सहूलतों की सियासत होती है, इसी वजह से मुल्क का और सियासत का बेड़ा गर्क होता है। इसी वजह से जब एक दूसरे के आप हो जाएंगे, मरहून मिन्नत हो जाएंगे, जिससे अब मौजूदा अलाइंस है, हुकूमती इत्तेहाद आप देख लें, एक दूसरे की बातें मानते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है अवाम को फैसला कुन किरदार अदा करना चाहिए। किसी एक के हक में कतई आप फैसला करें कि ये हमारे मुस्तकबिल के जो है हुक्मरान हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है बेहतरी की गुंजाइश इसी तरह पैदा हो सकती है। जो कॉलर हमारे साथ गुजरात से थे उन्होंने कहा जी कि इत्तेहादी भी बदनाम हो रहे हैं और चौधरी शुजात साहब ने जो फार्मूला दिया था उस पर अमल होना चाहिए। देखिए चौधरी शुजात साहब का फार्मूला मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये भी सियासत है, वरना 5 साल आप इक़्तिदार में रहे मुशर्रफ के साथ, उस वक्त ही आप अगर दर्द दिल है आपके कौम के लिए तो उस वक्त ही आप सोच लेते कि ये क्राइसिस तो उस वक्त भी मौजूद था ना बिजली का। तो आप कोई डैम बनाने की तरफ तो जो देते हैं, आप बिजली जनरेट करने की तरफ आपकी मनसूबाबंदी करते, तो उस वक्त तो आप खामोश बैठे रहे। प्राइम मिनिस्टर भी बनने का आपको 2-3 माह मौका मिला। तो अब ये जो है ये तो एक ऐसे एक ढकोसला है, एक सियासत है कि आप कुर्बानी दे दे, आपके यानी कि वफाकी मुहासलात में से जो आपके हिस्से में पैसे आ रहे हैं वो आप उधर शिफ्ट कर दें, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए कि वो जिस मद के लिए वो मखसूस है पैसे, उसका क्या होगा फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक चीज़ का तो नुकसान होगा ना फिर। राइट। तो मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब हल नहीं है। हमें हल क्या है? पर हल मैंने तो अर्ज किया है ना, हमारे पास जो फैसलों पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। वो तो ऐसे वो तो एक खेल तमाशा था, मदारी का तमाशा था वो तो। वरना जो हल परमानेंट होना चाहिए। कालाबाग डैम भी है, कोयले हैं, उसके बाद आप सोलर एनर्जी आप पैदा कर सकते हैं। तो आप इस तरफ सुबह इनिशिएट करें, सुबह इनिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। और तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं। नाज़रीन बढ़ते हैं आज के नवा वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम फ़िक्र ख्याल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब का कॉलम हमने मुंतखब किया है। आज इन्होंने लिखा है मोमन का जेवर हया। लिखते हैं कि एक मोमिन अहले ईमान और मुसलमान का बहुत कीमती जेवर हया ही है। आज़ादी भी उसको ज़रूर है, लेकिन इस्लामी तालीम के मुताबिक सिर्फ हदूद व क़यूद के दायरे के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हया हमारे ईमान का एक लाजमी जुज़्व है। कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा। सूरह नूर की आयत नंबर 19। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया करें,
ये अमर उनके लिए मौजब शनाख्त होगा तो कोई उनको ईज़ा ना देगा और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह अल अहज़ाब की आयत 59 का तर्जुमा पेश किया गया। और मोमिन का ज़ेवर हया है। आज जिस तरह से हम देखते हैं कि मीडिया की यलगार है और मीडिया में इंडियन चैनल्स की यलगार है और फिर उस पर बेहुदा प्रोग्राम्स भी आते हैं। ये कहा जाता है कि आप चैनल बदल दें, लेकिन वो चैनल बंद नहीं करेंगे। इस पर भी फरमाइएगा कि किस तरह से हया के कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। इसमें यही जनरल कयूम साहब ने अपने कालों में इसी बात को एजिटेट की है। मीडिया की जो जिम्मेदारी है उसको तवज्जो दिलाई है कि इस वक्त जो कल्चर प्रोमोट हो रहा है, ये जो एक एजेंडा है बैरूनी कुव्वतों का, हमारे इस मुआशरा जो एक मशरकी मुआशरा जो है, तहजीब वाला, इज़्ज़त आबरू वाला जो मुआशरा है, उसको परागंदा करके नई नस्ल जो है उसके जहन तामीरी कामों से हटाकर एक ये जो शोर शराबा है और ये बेहयाई जो है इसकी तरफ राग़ब किया जाए, ताकि वो अपने मुफादात, उनके अपने जो मुफादात है इस यहाँ, यानी कि जो हमारे एक इस्लाम की जो एक निशात-उस-सानिया का एक जो तसव्वुर है, जिहाद का जो फ़लसफ़ा है, ये उसको जो है ना उसको यानी कि बंद करना चाहते हैं, पिंजरे में बंद करना चाहते हैं। भारतीय और यूरोपियन कल्चर को एक खास साजिश के तहत ज़ाहिर उसी में अब देखिए ना, ये अमन की आशा का जो है ड्रामा, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तो जितने यानी कि इस वक्त खुदा की पनाह मांगनी चाहिए हमें, जिस तरह यानी कि नई नस्ल को जिस रास्ते पे लगाया जा रहा है, जिस तरह यानी कि बेहुदा इंडियन चैनल्स को इस यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह प्रोमोट किया जा रहा है, तो कोई ऐसा चैनल खुद हमारे जो सिवाय हमारे प्राइवेट चैनल, सिवाय हमारे इंडिया की फिल्में, वही मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कुछ गाने वाने सिवाय हमारे वक्त न्यूज़ चैनल के कोई आप चैनल लगा कर देख लें, वहाँ कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी इंडियन चैनल का कोई प्रोग्राम चलता नज़र आएगा। जितने यानी कि ये फैशन शोज़ हैं, जितने तमाशबीनी वाले जो उनके प्रोग्राम है, वो सब हमारे चैनल्स पे। उसी का नतीजा है कि मुआशरा जो है वो इन्हतात पजीर है। इन्हतात पजीर डेफिनेट। और इसके अलावा ये जो कंप्यूटर में और मोबाइल में जिस तरह ये इंटरनेट की सहूलत आ गई है और उसमें जितनी फाशी है, अल्लाह खैर करे इस मुआशरे में जो है ना अब जितनी यानी कि बेराह रवी इस वक्त हो फ़रोग पा रही, मुझे तो बहुत खौफ आता है कि आगे हमारा होना क्या है। ये पहले ही हम इतने मसाइल में घिरे हुए हैं। नौजवान नस्ल जो बेरोज़गार नौजवान नस्ल है, जिन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा, वो पहले ही बेराह रवी की तरफ चल रही है, पहले ही वो जराइम पेशा ज़िंदगी इख्तियार कर रही है। अब उसके बाद ये जो लत डाली जा रही है बेहयाई की, तो इससे तो हमारा बिल्कुल मुआशरा तबाह होकर रह जाएगा। इसको कंट्रोल करना चाहिए और जनरल कयूम साहब ने इसी को एजिटेट किया अपने कॉलम। राइट नाज़रीन, कॉलम जरूर पढ़ेगा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब का। और अब बढ़ते हैं आज के नवा वक्त इदारे की जानिब। आज के नवा वक्त जारी है कि पंजाब असम्बली में सूबा बहावलपुर और जनूबी पंजाब के लिए करारदादों की मुत्तफ़िका मंजूरी। मुस्लिम लीग नून मुल्क को सूबेस्तान बनाने की साजिश में फरीक बनना चाहती है, सवाल ये निशान। पंजाब असम्बली ने सूबा बहावलपुर की हैसियत बहाल करने और जनूबी पंजाब का नया सूबा बनाने की करारदादें गुज़श्ता रोज़ मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। इदारे की आखिरी लाइन है कि अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ठंडे दिल से सोच विचार करनी चाहिए कि अपने पाँव पर खुद ही मारी गई कुल्हाड़ी का अजाला कैसे मुमकिन है। अगर इस बारे में उन्हें कुछ सुझाई ना दे रहा हो तो वो अपने रुकने पंजाब असम्बली शेख अलाउद्दीन से ही मशवरा कर लें, जिन्होंने पंजाब को तकसीम करने की करारदाद में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया है। और इदारे पर हम मोहतरम सईद आसिफ साहब से भी बात करना चाहेंगे। मुस्लिम लीग नून की भी 4 सालों में गलतियों पर गलतियां, एक और गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। ये तो ब्लंडर है जी। इसमें आप देखिए, ये सियासत की मुकाबलेबाजी में वो तो आप देखिए ना, उनकी जो सियासत थी जनूबी पंजाब की, ये हुक्मरान पीपल्स पार्टी की, वो तो इनको नीचा दिखाने के लिए थी ना। सही। तख्ते लाहौर का एक उन्होंने एक यानी कि एक बना लिया, एक ताना बना लिया कि हम इसको तोड़ना चाहते हैं, तख्ते लाहौर की जो हुक्मरानी है। इसके अलावा वो इनका वोट बैंक तकसीम करना उनका मकसद था। तो आप उस ट्रैप में आए, ना सिर्फ ट्रैप में आए बल्कि उन्होंने एक सूबा का आपने 2 सूबे दे दिए। ये कौन सी सियासत है भाई? आप पंजाब को 3 सूबे में, जिन 3 सूबे बनेंगे पंजाब के, तो आप कहाँ खड़े होंगे उस वक्त? आप अपनी सियासत का ही थोड़ा सा जायजा लीजिए जी। क्या ये जहानत है, ये हमाकत है, ये किसके मशवरे पे आप कर रहे हैं? शायद बहुत सारी सियासी जमातों की आखिरी टर्म है जी। बस ऐसे ही है। अल्लाह खैर करे। और ये जो सूबस्तान बनाने की जो साजिश है, ये दर हकीकत
मुल्क को मुंतशिर करने की, तकसीम करने की साजिश है। और ये साजिश किसी पाकिस्तानी की कोई इसमें नहीं हिस्सेदार हो सकता, और अगर कोई पाकिस्तानी हिस्सेदार है तो मैं उसे पाकिस्तानी नहीं कह सकता। बिल्कुल सही सैयद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, बहुत मौजूद पर आपसे गुफ्तगू इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगली नशिस्त में भी आपसे बात होगी। आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म शामिल करना चाहेंगे। अफसरान हुकूमत से खिताब किया कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सिब्बी में 14 फरवरी सन 1948 को आपने फरमाया, ईमानदारी और खुलूस दिल से काम कीजिए, काम और ज्यादा काम, आपके ज़मीर से बड़ी कोई कुव्वत रुए ज़मीन पर नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब आप खुदा के रूबरू पेश हों तो आप पूरे एतमाद से कह सकें कि मैंने अपना फ़र्ज़ इंतहाई ईमानदारी, वफादारी और समीम क़ल्ब से अंजाम दिया था। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। एहतशामुर रहमान को नवाब टूडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।